हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड इवनिंग। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक के फर्स्ट सेकंड में डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं मेरे चैनल पर, एज वेल एज मैंने मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं। तो बहुत सारे बच्चे उस पर बहुत ज़्यादा क्वेरीज कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों ने कहा सर वीडियो बनाई बनाई, तो मुझे लगा कि भाई बना देना चाहिए। दोस्तों, बता देता हूँ मैं सबसे पहले आपको कि डॉक्यूमेंट्स को किस रूप में वहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है। राइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स की वजह से नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बात करता हूँ मैं EWS के सर्टिफिकेट को लेकर के सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही है। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ कि EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका इनकम और असेट को वेरीफाई करता है। इनकम और असेट का जो आपका EWS का सर्टिफिकेट बना हुआ है उस पर सारी चीज़ें लिखी हुई है। और बिल्कुल कितना आपका एरिया होना चाहिए, कितनी ज़मीन होनी चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए, कितनी इनकम होनी चाहिए, कितनी एज होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। राइट, ओके। कौन कौन इसको जो है इशू कर सकता है? तो भाई कुछ कैंडिडेट्स का मानना था कि सर ये सेंटर का बनाना है या ये आपके लोकेलिटी का चल जाएगा। बिल्कुल सेंटर का आप जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट बनाइए। ये लोकेलिटी का भी चल जाएगा, सेंटर का है तो भी चल जाएगा। दोनों ही ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। हमें कौन बना के देता है? हमें हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब वही बात करें तहसीलदार की, तो तहसील से या तालुका से, डिवीजन से मजिस्ट्रेट जो हमारा होता है वो हमें बना के दे देता है EWS सर्टिफिकेट। राइट, ओके। EWS सर्टिफिकेट हमारा बन गया, डजेंट मैटर। समस्या कहाँ पे आई है? समस्या मैं बता देता हूँ कहाँ पे आई है। समस्या आई है कि सर मेरा EWS 10 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है। सर मेरा EWS जो है वो 3 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है। और आपका देखिए मैं बताता हूँ, EWS का सर्टिफिकेट 1 ईयर तक वैलिड होता है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 1 ईयर तक वैलिड होता है। अब जिस दिन को एक्सपायर हो रहा है वहां से रिन्यू करवाइए। आपके पास अभी टाइम पड़ा है 15 डेज का, आराम से रिन्यू करवा लीजिए। होता ये है कि जिस दिन फॉर्म भरा था आपने ऑनलाइन, क्या उस दिन वैलिड था? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये है। यदि उस दिन वो एक्सपायर नहीं हुआ था तो वो एक्सेप्टेबल है, डजेंट मैटर। लेकिन यदि आपने फॉर्म भरा और आप EWS कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन फॉर्म भरा उस टाइम वो एक्सपायर हो चुका था और उसको रिन्यू आपने अब करवाया है, तो BSF कोई भी डिसीजन इस पे ले सकता है। बेशक वो आपको बाहर भी कर सकता है। ओके, फिर क्या होगा? फिर देखिए, फिर यदि कोई भी बंदा जो ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम EWS को किसी न किसी क्राइटेरिया में कवर नहीं करता है या उस कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो आपके साथ क्या होगा भी? तो देखिए, द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट्स इफ फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो आप सीधे किस में चले जाएंगे? UR वाली कट ऑफ में चले जाएंगे। यदि उसमें आप आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो बाहर हो गए, सिंपल सी बात। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सेकेंड फेज PST PET डॉक्यूमेंटेशन का जो सेकेंड फेज है उसमें क्या क्या चाहिए? उसमें देखिए भाई, आपको ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब 10th का मार्कशीट ले जाना है, 12th का मार्कशीट ले जाना है। 12th वाले स्टूडेंट्स की पहले बात कर लेता हूँ। यदि 10th की मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट है, कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं, स्टेट बोर्ड, जो सर्टिफिकेट अलग से प्रोवाइड करते हैं, तो भाई सर्टिफिकेट भी आपको साथ ले जाना है, अदरवाइज अकेला मार्कशीट वैलिड नहीं है। CBSE की बात करें तो वो सर्टिफिकेट साथ में ही देता है। राजस्थान बोर्ड की बात करें तो वो मार्कशीट के अंदर ही देता है। हरियाणा बोर्ड भी देता है। बाकी बोर्ड्स का मुझे पता नहीं भाई, पता कर ले मैं आप और उस हिसाब से पेश करें। और आपके पास क्या था? ITI। यदि 12th नहीं है तो आप ITI, तो ITI का सर्टिफिकेट ले जाएंगे अपने साथ। राइट, ओके। 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स डली सेल्फ अटेस्टेड, 3 फोटोग्राफ ले जानी है, हाल ही में खिंचवाए हुए। वहां जाके उस पर साइन कर लेना, सेल्फ अटेस्टेड करना। उसको कोई जरूरी नहीं यहाँ से साइन करके ले जाओ, वहां जाके कर लेना, उनके सामने कर देना,
कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट फेज क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अलोंग विद इशूड एडमिट कार्ड, पहला फेज का जो आपका एडमिट कार्ड है वो ले जाना है। एटलीस्ट वन फोटो बियरिंग आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, एक आईडी प्रूफ का फोटो ले जाना है। इज ऑप्टेड बाय देम व्हाइल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम कौन सी आईडी लगाई थी आपने, आईडी प्रूफ के लिए पूछा था तो शायद आधार कार्ड लगाया होगा आपने, तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जानी है, ओरिजिनल भी ले जाना है। एंड द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विल रिपोर्ट टू वेन्यू ऑफ रिक्रूटमेंट सेंटर इट्स 7 आवर्स टू गिवन डेट। अब देखिए भाई, आप लोगों को वहां पे 7 बजे प्रेजेंट होना है। फेज सेकंड की जब डेट मिलेगी, जो सेंटर मिलेगा उस सेंटर पे 7 बजे आपको प्रेजेंट हो जाना है। एटलीस्ट 7 बजे वहां पहुंचना ही पहुंचना होगा। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपके फेज सेकंड के एडमिट कार्ड के साथ भी आएंगे। हल्का फुल्का अमेंडमेंट यदि कुछ होता है, कुछ चेंज किया जाता है तो बीएसएफ लिख के आपको उस पर दे देगा। द रिक्रूटमेंट बोर्ड विल ब्रीफ ऑल कैंडिडेट्स आफ्टर असेंबलिंग। चलो ठीक है, ओके। जैसे ही आप वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे तो सारी चीजें आपको बताई जाएगी, उनको फॉलो करते हुए ही आपको करना है। SC ST OBC कैंडिडेट्स मस्ट फर्निश सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। कास्ट सर्टिफिकेट जिसका भी है, SC ST OBC वालों की मैं बात करता हूँ बाद में, तो वो भाई अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएं, साथ में सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है खुद के साइन किए हुए, उस पर खुद का साइन करना है। साइन सब जगह एक ही रखना है आपको, चाहे नाम लिखते हो तो द बेस्ट है, नहीं लिखते साइन मारते हैं आप तो साइन एक समान रूप से रखने हैं। ये ले जानी है आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज और ओरिजिनल, राइट। अब बात करते हैं ओबीसी की, बात बाद में करूंगा भाई, याद रखना आप लोग। EWS candidates must furnish a self-attested copy of income and asset certificate। इनकम और असेट सर्टिफिकेट में EWS वाले जो भाई आते हैं वो अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाएं, साथ में उसकी फोटोकॉपीज भी ले जाएं। और ये एनेक्चर B2 में बिल्कुल इसका फॉर्मेट बना हुआ है, जो कि आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें एनेक्चर्स A जो कि SC ST के लिए होता है, B जो कि किसके लिए है, OBC के लिए है, और B1 जो है वो OBC में नॉन क्रिमिलेयर का डिक्लेरेशन है। नॉन क्रिमिलेयर वाले ध्यान रखना भाई, OBC की जिक्र बाद में करूंगा तो बाद में बता दूंगा। B2 में ये आप लोग आ गए। इसी तरह से C में भी है, C में वो है जिनका चेस्ट और हाइट में एक्सपेंशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो सारा नोटिफिकेशन में एनेक्चर्स लिखे हुए, कौन कौन से एनेक्चर आपके काम में आने वाले सारी बात करता हूँ अभी। एनेक्चर्स को भर के ले जाना, एनेक्चर में जो सर्टिफिकेट है उसको भर के ले जाना बिल्कुल नहीं भूलें। कौन सा सर्टिफिकेट आपके लिए एप्लीकेबल है, आपके लिए लागू होगा, वो ध्यान रखना है, मैं बता देता हूँ। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब देखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं बच्चों ने झेली होगी या उन्होंने समझा होगा इसको समस्या। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई। डोमिसाइल भाई मूल निवास प्रमाण पत्र है, आपका निवास प्रमाण पत्र है, और ये सर्टिफिकेट आपकी लोकल गवर्नमेंट बनाती है, जैसे कि तहसीलदार, ठीक है। आप तहसीलदार से बनवा लीजिए, और उसमें लिखा है कि इशूड बाय सब डिविजनल लेवल रेवेन्यू ऑफिसर और इट्स इक्विवेलेंट। अब देखो, यहाँ तो कह रहा है कि सब डिविजनल ऑफिसर चल जाएगा, वहां कह रहा है कि सब डिविजनल नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जिस किसी भी लोकल बॉडी ने, तहसीलदार हो चाहे रेवेन्यू ऑफिसर हो, उसने जो कोई भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाता है वो वैलिड है, ठीक है, वो गवर्नमेंट वैलिड है। फिर उसमें चाहिए आप कोई सा भी एनेक्चर लगा दें या कुछ भी डिमांड कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस किसी भी गवर्नमेंट बॉडी ने बना दिया आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। और सेकेंडरी जिस लेवल का मांगा है उस लेवल के आप साइन करवा के उस पर ले जाएं। साइन करने से यदि मना करता है, इसका मतलब है कि वो वैलिड है। और साइन यदि जैसे कि आप तहसीलदार से या डिविजनल मजिस्ट्रेट से करवा लेते हैं तो उसकी कॉपी पर करवा लीजिए। यदि आपने इसको डिजिटल नहीं बना रखा है तो साइबर कैफे पर जा करके, और साइबर कैफे वाले जो ये टेंडर मतलब ऐसा किया करते हैं, वो आपका कुछ फीस लेते हैं और आपका ऑनलाइन अप्लाई करके और डिजिटल बनवा देते हैं। 3-4 दिनों के अंदर आपका डिजिटल बन के आ जाएगा। हाथ से उसमें नाम वाम लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, डिजिटल कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए। सभी स्टेट्स में ऐसा कर दिया है। तो भाई आप अपने तहसील में जाकर के इसको डिजिटल बनवाने साइबर कैफे से अप्लाई करवा लें। और कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछ ली है, क्लियर भी कर ली है, और कोई क्वेरी तो पूछ लेना मुझसे।
कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ हिल एरिया सर्टिफिकेट, यस। यदि आप हिली एरिया से आते हैं, आदिवासी एरिया से आते हैं, ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपको हाइट में रिलैक्सेशन आपको चाहिए होगा। जबकि हाइट आपकी कितनी चाहिए भाई, एटलीस्ट 168 सेंटीमीटर चाहिए। बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज में ये कम है। तो इस रिजर्व्ड कैटेगरीज में कौन कैंडिडेट आ जाएंगे भाई, हिली एरिया के आदिवासी ट्राइब्स वगैरह ये सब आ जाएंगे। तो उनके अलग अलग प्रोपोर्शन में, किसी के 3 सेंटीमीटर कम है, किसी के 1.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल रहा है, किसी को 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल रहा है। वो रिलैक्सेशन लेना चाहें तो फिर आप एनेक्सर सी में जाएंगे। एनेक्सर सी का जो है वो सर्टिफिकेट भर लेंगे। अभी एनेक्सर सी का सर्टिफिकेट मैं आगे बता दूंगा आपको। वो फिल करें, किसको फिल करना है, जिसको हाइट या चेस्ट के अंदर, किसमें, हाइट या चेस्ट के अंदर रिलैक्सेशन चाहिए उसको। और हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन चाहिए उसको नहीं मिलेगा, जो उस क्राइटेरिया में आता है केवल उन्हीं को मिलना है। वो क्राइटेरिया में कौन कौन आते हैं, इसमें भी यदि किसी को संशय है कि मैं आ सकता हूँ कि नहीं तो मुझसे पूछ लेना। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि हिली एरिया से, पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करने वाले आदिवासी ट्राइब्स, बहुत सारा उसमें जिक्र है नोटिफिकेशन में, आगे बताऊंगा। कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड रेस्पेक्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन, भाई कोई एक सर्विसमैन है तो अपने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी उसको ले जानी है, ओरिजिनल भी ले जाना है। टू सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप्स, अब देखिए कुछ भाई लोग वीडियो बनाते हैं कि ऐसा लिफाफा ले जाओ, ऐसा ले जाओ, पीले कलर का ले जाओ, ये ले जाओ। अरे कैसा भी हो लिफाफा, इस लिफाफा ठीक है, चाहे वो खाकी कलर का है, येलो कलर का है, वाइट कलर है, डजेंट मैटर, कलर डजेंट मैटर, या कहीं भी कलर का जिक्र नहीं है। हाँ, इसकी लेंथ मैटर करेगी, इसका एरिया मैटर करेगा। 25 × 12 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। और इसके ऊपर आपको अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, वो एड्रेस लिखना है जिसके ऊपर आप पत्र व्यवहार करते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस होना चाहिए। और इसके ऊपर जो एड्रेस लिखना है वो सारा ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, मतलब कैपिटल लेटर्स में, बड़ी एबीसीडी में लिखना है। और इसके ऊपर भाई आपको 27 रुपए का स्टाम्प, पोस्ट ऑफिस जाओ वहां से खरीदो और 27 रुपए का स्टाम्प बहुत अच्छे से चिपका देना है। यदि स्टाम्प्स काफी संख्या में दे देते तो आप पीछे चिपका दो, आगे एड्रेस लिख दो। आप पीछे भी स्टाम्प चिपका सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने एनवलप, 2 एनवलप, जिसपे खुद का पता लिखा हुआ हो, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों। Persons serving in government, semi-government, government undertaking should obtain a copy of no objection certificate. NOC ले जानी है किसको, जो कोई मेरे भाई लोग जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं पहले से, जैसे आईटीबीपी में कुछ लोग जो जॉब कर रहे थे उन्होंने इसका फॉर्म भरा है, कुछ लोग जो दिल्ली पुलिस में है उन्होंने भी फॉर्म भरा है, और भी कुछ ऐसी ही सिमिलर गवर्नमेंट जॉब्स है जो कि पुलिस से, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस से रिलेटेड है, वो लोग इसमें अक्सर अप्लाई किया करते हैं। स्पेशली जो डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रेडमैन हो गया, जैसे कि जनरल ड्यूटी का बंदा हो गया, आप भी क्या करेंगे भाई, एनओसी ले जाएंगे। आपको तो वैसे एनओसी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो वहीं से सारा वो फॉर्मेट करके और बहुत इजी वे में प्रोसीड कर दिया जाता है। ओके, आगे देखिए, एक ऐसा भी केस देखा जा सकता है कि कोई विमेन है, क्योंकि इसमें एज का क्राइटेरिया काफ़ी लंबा है और कुछ क्षेत्र विशेष में जल्दी शादियां कर दी जाती है। तो यदि कोई विमेन है जो प्रेग्नेंट हो, और तो उसकी भी यहाँ पे एक क्लू डाल रखा है इन्होंने कि ए विमेन कैंडिडेट who as a result of test in found to be pregnant of 12 weeks। ध्यान रखना भाई, यदि 12 वीक की प्रेग्नेंट पाई जाती है, कितने वीक्स की, 12 वीक्स की प्रेग्नेंट पाई जाती है, तो आपको होल्ड कर दिया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा। और जब तक कि आप वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं बीएसएफ वाले, तब तक के लिए आपको रोक करके रखेंगे। और 6 वीक बाद में, 6 वीक बाद में आपका टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में आपका पीईटी टेस्ट होगा, उसमें यदि आप क्लियर पाए जाते हैं तो 6 महीने और रोकेंगे। और फिर आपका फाइनली मेडिकल होगा, उस मेडिकल में आप फिट पाए जाते हैं, आपको फिजिकल टेस्ट देना है, वो तो पास करना ही है, मेडिकल भी पास करना है। उसमें यदि आप फिट पाए जाते हैं भाई, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको वहां पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तब तक के लिए आपकी सीट को रिजर्व रखा जाएगा, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है।
द वैकेंसी अगेंस्ट विच अ वीमेन कैंडिडेट वाज सेलेक्टेड विल बी केप्ट रिजर्व फॉर हर। ये उसके लिए रिजर्व रखी जाएगी यदि आप फिट होते हैं तो, राइट। ओके, अब देखिए आगे, डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग बाय ओबीसी नॉन क्रिमिनल। जो नॉन क्रिमिनल में आते हैं, एक चीज बता देता हूँ दोस्तों, आपको आज पता भी होगा, बहुत सारे बंदों को पता है। एक क्रिमिनल होता है और एक नॉन क्रिमिनल, ओबीसी में दो लेवल्स बने हुए हैं। तो जो क्रिमिनल है वो जैसे कि राजस्थान का भरतपुर एरिया हो गया, दिल्ली साइड का हो गया, कुछ हरियाणा का हो गया, मतलब जो रिच ओबीसी कास्ट के लोग, वो गवर्नमेंट ऐसा मानती है, तो उनको रिजर्वेशन नहीं है। जो नॉन क्रिमिनल में आते हैं उनको डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ले जाना है कि मैं नॉन क्रिमिनल में ही हूँ। अंडरटेकिंग आपको शपथ लेनी होती है इसमें और उस पर साइन करने होते हैं। तो ये सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा आपको? एनेक्चर B1 में। कहाँ मिलेगा भाई? एनेक्चर B1 में मिलेगा, और ये मिलेगा नोटिफिकेशन में आपको, ठीक है। जो नोटिफिकेशन है उसके एनेक्चर B1 से इस सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करें, इसको भर के ले जाएं, जिस किसी के भी साइन मांगे उसके साइन करवा लें। अभी मैं बता दूंगा कि आपको किसके साइन होंगे इस पे, राइट। अच्छा, कुछ बच्चों का ये मानना था कि सर मेरी मार्कशीट कॉलेज में, बिल्कुल सही है। हो सकता है कि आप 12th करके कॉलेज कर रहे हैं और ओरिजिनल मार्कशीट आपकी जमा है, तो ऐसे में क्या करना भाई? ऐसे में आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना है। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट कौन बना के देगा? ये आपका कॉलेज बना के देगा, जिस पे वो लिख के देता है कि इस बच्चे का मार्कशीट हमारे पास जमा है। क्यों जमा है? क्योंकि ये हमारे रेगुलेशन में, हमारे कानून के दायरे में, कि हम चेक करते हैं ओरिजिनल मार्कशीट, राइट। ओके। अच्छा, अब क्या होता है, कुछ बच्चों की ऑपरेटर की गलतियां हो गई है, या फॉर्म भरते समय उन्होंने कुछ गलतियां कर दी है। वैसे तो बीएसएफ ने बिल्कुल नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने कोई भी गलती की है तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन बहुत बार कंसिडर कर लिया जाता है। जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें ऑपरेटर की जो मिस्टेक होती है उसको एक शपथ पत्र पे 50 रुपए के स्टाम्प पे, 10 रुपए के स्टाम्प पे, 100 रुपए के स्टाम्प पे आप लिखवा लें कि ये तो गलती हुई और इसे ये माना जाए, ठीक है। यदि वो कंसिडर करते हैं तो बेटर है, नहीं करते हैं तो फाइनल राइट्स रिजर्व्ड उनके पास ही है, कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। बाकी बात करते हैं डोमिसाइल की। डोमिसाइल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डोमिसाइल कैसे बनना है, क्या होना है, ये सारी चीज़ें। आप यदि उप तहसीलदार भी करता है, सब मजिस्ट्रेट करता है, सब तालुकदार करता है, तो डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, डोमिसाइल वैलिड है, ले जाइए आप। यदि आपके पास एनसीसी या स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो वो भी ले जाइए, ये आपकी प्रमोशन में काम जरूर आ सकता है। फिलहाल फिजिकल और आपका जो रिटन एग्जामिनेशन के स्कोर है, ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, उसमें ये कहीं कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आपकी। यदि किसी के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो ये कोई खास हेल्प आपकी यहाँ पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं भी पीएसएफ में इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर बोथ पोस्ट। अब देखो, आपने आरओ भी रेडियो ऑपरेटर के लिए भी भरा, रेडियो मैकेनिक के लिए भी भरा, तो फिर क्या करना है आपको? इन दोनों पोस्ट की प्रेफरेंस डालनी है, राइट। आपने प्रीफर किसको किया? यदि रेडियो ऑपरेटर को प्रेफर किया तो प्रेफरेंस नंबर 1, प्रेफरेंस नंबर 1 लिखना है, और इसको किया तो प्रेफरेंस नंबर 2। यदि आरएम को प्रेफरेंस दिए तो नंबर 1। अब इसमें ऐसा होगा कि जो प्रेफरेंस आपने दी है ना, यदि दोनों में क्वालिफाई होते हैं, इन केस दोनों में क्वालिफाइड होते हैं, तो जो प्रेफरेंस आपने दी थी वही आपको मिलेगी। भले ही आपका अब मन हो गया कि नहीं यार मुझे तो ये नहीं, ये चाहिए था, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता भाई। बाकी भी ये सब जाने। हाइट और चेस्ट रिलैक्सेशन के लिए एनेक्चर सी में सर्टिफिकेट की बात मैंने पहले ही कर दिया आपसे। और अब देखिए दोस्तों, अब कुछ एक क्वेरीज इस तरह से आ रही थी आपकी कि भाई आपके कॉल अप लेटर्स कब तक जारी हो जाएंगे, और कुछ बच्चों का चेस्ट जो है, वो चेस्ट का इश्यू है कि चेस्ट उनका 80 नहीं हो पा रहा है। वेट किसी को लग रहा है कि कम हो रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। हाइट, वेट एंड चेस्ट तीनों मेजर होंगे और तीनों में बाहर कर दिए जाओगे। यदि किसी में भी वो आपको सेटिस्फाई नहीं
समझते हैं, सूटेबल कैंडिडेट नहीं समझते हैं तो बाहर कर देंगे। हालांकि एयरफोर्स नेवी जो है उसमें अग्निवीर, चाहे पहले की बात करें तो उसमें ये चीज़ें मेडिकल में काउंट होती थी, लेकिन आपके जो बीएसएफ है उसमें फेज सेकंड में इसको डाला गया है, फेज सेकंड में डाला गया है, इसकी वजह से हाइट वेट चेस्ट में वो तुरंत आपको वहां पे बाहर कर देंगे। हाँ, ये है कि वेट में वो जो है वो आपको मेडिकल के लिए ऑप्शन छोड़ सकते हैं, अपील कर सकते हैं अपनी मेडिकल में, आपको रेफर दे देंगे, बट हाइट में कुछ नहीं होगा। ठीक है, वेट में वो बाहर कर सकते हैं, सॉरी उसमें चेस्ट में आपको बाहर कर देंगे, हाइट में बाहर कर देंगे, वेट के लिए हो सकता है आपको रिमेडिकल दे दें। ये तो थे भाई चीज़ें जो यहाँ से ले जानी है आपको और प्रिपेयर होके जाना है। साथ ही साथ और कोई क्वेरी आपकी हो, किसी प्रकार की क्वेरी हो, तो मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर ले। मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे रखा है, फिर से दोबारा दे देता हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, जब भी फ्री होगा मैं रिप्लाई कर दूंगा, राइट। 9785036604। एक और क्वेरी आई थी कि सर मेरी एक बहन है और इसका 47.2 रुपी चार्ज कटा है, राइट, और एक दूसरी लड़की का जो है वो 100 रुपये चार्ज कटा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो लड़की थी जिसने फीमेल पे टिक किया था उसका इतना ही चार्ज कटना है। तो इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है, कोई भी क्वेरी होती है तुरंत उसका समाधान करें और बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने आप को वहाँ प्रेजेंट करना है कि डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आप नहीं रहे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी मेहनत की है रिटर्न को क्वालिफाई करने में। अब रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, डॉक्यूमेंट की वजह से नहीं रहना है। बाकी कोई क्वेरी हो तो मुझे पूछ ले, मैं बने रही मेरे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।